पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, कैसे सिराजुद्दौला को हटा के बाद में नवाबों को बैठाला गया और कैसे उन नवाबों को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर से पहले की क्या कंडीशंस थी, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या कंडीशंस इंपोज की गई, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्या था, और साथ साथ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी थोड़ा हम लोग दोस्तों जानेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो में, काफी जरूरी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ये 15th वीडियो है स्पेक्ट्रम की सीरीज की। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ साथ ये वाली किताब अपने सामने आई होप आपने रख ली होगी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। पहले प्रील्यूड टू द बैटल देख लेते हैं, देखते हैं कि भाई बैटल शुरू होने से पहले क्या कंडीशंस बन रही थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मीर जफर को हटा के मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया गया था। अब बात की जाए मीर कासिम की काबिलियत की, तो अगर आप बंगाल के नवाबों की बात करो तो अली वर्दी खान के बाद जो सबसे काबिल नवाब था बंगाल का वो था मीर कासिम। हालांकि मीर कासिम भी गद्दारी करके गद्दी पर बैठा था बंगाल की। अब जब वो गद्दी पर बैठा, उसने पेमेंट वगैरह कर दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। लेकिन आप देखोगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही थी कि इस मीर कासिम को गद्दी पर बैठाल के हम इसको एक पपेट की तरह इस्तेमाल करेंगे, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा गुलाम बन के रहेगा, हम जो बोलेंगे वो ये करेगा। मीर कासिम के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहे थे। मीर कासिम काफी काबिल था, मीर कासिम को समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों की भूख इतनी ज्यादा है कि मैं कभी इस भूख को शांत नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी इनको इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, ये पैसे लूट रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो बंगाल की प्रोविंस है, ये मीर कासिम क्या करेगा, ये मीर कासिम अपनी कैपिटल को मुंगेर नाम की जगह बिहार में वहां शिफ्ट कर देगा। तो अंग्रेजों का जमावड़ा इस जगह पे तो था, इस जगह पे अंग्रेज बहुत हद तक सेटल्ड थे और खूब सारा ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इससे थोड़ा दूर हो गया था ये बिहार, और बिहार पे उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। सीधी सीधी बात थी, मीर कासिम का ये टारगेट था कि ये जो अंग्रेज ऑफिशियल्स पोस्टेड हैं आपके बंगाल में, इनकी नजरों में मान आऊं, मैं अपनी आर्मी को डेवलप कर सकूं, अपनी वेपनरी को डेवलप कर सकूं और मैं अपने रेवेन्यूज को डेवलप कर सकूं। चूंकि इसको ये पता चल रहा था कि आगे आने वाले समय में मेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो लड़ाई होनी ही होनी है, तो मुझे अपनी आर्मी को डेवलप करना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाना है। और उसको इस समय तक ये भी पता चल गया था कि मुझे अपने अंदर के जो धोखेबाज लोग हैं ना, उनसे भी निपटना है, क्योंकि इसको पता था सिराजुद्दौला क्यों हारा है। तो ये चीज इसके साथ ना हो जाए, इस बात का उसको पूरा ध्यान था। आप देखोगे जब ये मुंगेर पहुंचेगा तो मुंगेर में जो पहले डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का वो था राम नारायण। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो जो राम नारायण की रिपोर्टिंग होगी वो किसकी होगी, मीर कासिम को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राम नारायण वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, मुंगेर में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके साथ पहले ही सांठ गांठ करके बैठा था। ये राम नारायण भी कोई बहुत दूध का धुला आदमी नहीं था। ठीक है, करप्ट थे। इस समय पे ज्यादातर जो रूलर्स आपको देखेंगे लोकल लेवल पे वो करप्ट थे, सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर वो डिपेंड थे। तो राम नारायण ने क्या किया, अंग्रेजों से साठ गांठ कर ली और पैसा कमाने में लगा हुआ था। मीर कासिम ने राम नारायण से बोला कि भैया मुंगेर बिहार के जितने भी रेवेन्यू अकाउंट है सब सबमिट करो मेरे पास, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है और कितना सरकारी रेवेन्यू आ रहा है। राम नारायण ने अकाउंट देने से मना कर दिया। राम नारायण ने अकाउंट देने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि राम नारायण को यह पता था कि मेरे पीछे तो ब्रिटिश हुकूमत है और इस मीर कासिम को भी तो ब्रिटिश हुकूमत ने समझाया है। राम नारायण को पता था कि मीर कासिम गद्दी में बैठा है ब्रिटेन की वजह से और मुझे ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मीर कासिम में कुछ खास दम नहीं है। तो जिस सरकमस्टांस में मीर कासिम गद्दी पर बैठा था, उसके जो डेप्यूटी थे, उसके जो इंफीरियर ऑफिसर्स थे, उसकी ज्यादा बात सुन नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों की ज्यादा बात सुन रहे थे। और अंग्रेज धड़ल्ले से ट्रेड कर रहे थे, ये भी ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते थे। मीर कासिम को यह पसंद नहीं आया कि राम नारायण उसकी बात को मान नहीं रहा है। प्लस इस बिहार के इलाके में जो दस्तक थी दोस्तों, जो ट्रेड परमिट थी, उसका रैम्पेंट यूज हो रहा था। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि फरुखसियर एम्पायर ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको फरमान दे दिया था। उस फरमान के चलते फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे। तो भैया बिना कस्टम ड्यूटी भरे आप ट्रेड कर सकते हो। फिर कंपनी के पास ये ताकत थी कि जो लोकल ट्रेडर्स थे, वहां पे जो लोकल लेवल पे ट्रेडर्स ऑपरेट कर रहे थे, उनको दस्तक बेच सकती थी कंपनी, यानी उनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स बेच सकती थी कंपनी। यानी कंपनी ये बोलेगी कि हम आपको फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे रहे हैं, इसके बदले में आप हमें पैसा दो। तो कंपनी अपने जो फरमान था, कंपनी उस फरमान का बहुत गलत प्रयोग कर रही थी। कंपनी खुद तो ड्यूटी पे कर नहीं रही थी, साथ साथ
प्राइवेट ट्रेडर्स को ड्यूटी ना पे करने के पासेस बेच रही थी, दस्तक बेच रही थी। अब जब इस तरीके से कंपनी करेगी तो आप समझ ही लीजिए कि बंगाल के नवाब के पास क्या आने वाला है टैक्स में। कंपनी जो मेन कॉमर्शियल एंटिटी है वो टैक्स भर नहीं रही, प्लस जो दूसरे ट्रेडर्स हैं जो टैक्स भरते हैं उनको वो दस्तक बेच रही है और उससे पैसा कमा रही है। तो नवाब और बंगाल के पास कुछ बचेगा नहीं। नवाब और बंगाल को गुस्सा आई यहाँ पे, क्योंकि इन दस्तक के चलते नवाब और बंगाल को काफी नुकसान हो रहा था, बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों ये भी था कि ये जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, ना केवल कंपनी का ट्रेड ड्यूटी फ्री होगा, कंपनी जिनको अपना दस्तक बेचेगी उन प्राइवेट ट्रेडर्स का भी ट्रेड ड्यूटी फ्री होगा, और कंपनी का कोई मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, कोई एक ऑफिशियल है, वो अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है, उसका भी ट्रेड फ्री होगा। तो ये कंपनी के ऑफिसर्स क्या बोलते थे, इनके घरों में और इंग्लैंड में जो इनके नाते रिश्तेदार रहते थे उनको ट्रेडिंग में मदद करते थे ये लोग, क्योंकि ये यहाँ पावर ऑफ अथॉरिटी में बैठे हुए थे। तो भाई कोई भी सामान भेजो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यहाँ से तुम्हारे पास कोई सामान जाएगा कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरीके का माहौल चल रखा था। तो बंगाल के नवाब की तो ताकत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि सोवरेनिटी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। अगर आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन की ताकत नहीं है तो आप सोवरेन है ही नहीं, सीधी सीधी बात थी। तो इस बात पे देखिए नवाब बहुत नाराज था, मीर कासिम बहुत नाराज था। ठीक है, मीर कासिम ने इस चीज को रोकने की कोशिश की, लेकिन मीर कासिम इस चीज को रोक नहीं पाया। आप ये देखोगे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते क्या थे, ये जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे ना, इन ट्रेडर्स से सस्ते में सामान खरीदते थे और उनको डरा धमका के सस्ते में सामान खरीदते थे। तो एक तो वो ट्रेडर से सस्ते में सामान खरीदते थे, उसके ऊपर उसको ड्यूटी नहीं भरते थे, और फिर उसको वो यहां से एक्सपोर्ट करते थे। तो आप सोचिए कि एक तरफ पे ये इतना सस्ते में सामान खरीद रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटी भी नहीं भर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स की बढ़ जाएगी। जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो लोकल ट्रेडर सामान महंगा बेचेंगे, उसके ऊपर नवाब ऑफ बंगाल को ड्यूटी भरेंगे तो उनका सामान महंगा हो जाएगा, तो कोई भी फॉरेन इंपोर्टर उस सामान को खरीदेगा नहीं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सस्ता सामान बेच रही है तो किसी और से कोई क्यों खरीदेगा। इन सब चीजों से नवाब हो गया नाराज, और नवाब ने बोला भैया कोई ड्यूटी नहीं, मैं बिल्कुल ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहा हूं। नवाब ने जितनी भी तरीके की कस्टम ड्यूटीज थी सारी की सारी एबॉलिश कर दी, बंद कर दी। अब जब ये चीज सामने आई ना, ब्रिटेन को बहुत गुस्सा आया, ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया। ब्रिटिशर्स ने बोला ये क्या बवाल चल रहा है, आप ड्यूटी कैसे हटा सकते हो। आप समझे दोस्तों ना, ब्रिटेन को ये जो ड्यूटीज माफ मिल रही थी ना उसके चलते बहुत फायदा हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही थी। ब्रिटेन मोनोपोलाइज कर रहा था मार्केट को। जो ब्रिटेन ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रही थी, क्योंकि वो ड्यूटी भरते नहीं थे, वो जबरदस्ती करके लोगों को डरा धमका के सस्ते में सामान लेते थे। अगर आप ड्यूटीज को अबॉलिश कर दोगे तो सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे, तो किसी को भी ड्यूटी नहीं देना, तो सबका सामान एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो जब नवाब ने डिसीजन लिया कि मैं किसी से कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लूंगा, तो ये जो ब्रिटेन के ऑफिशियल है ये नाराज हो गए। अब शुरू हो जाएगी एक लड़ाई की सिचुएशन, किसके बीच में, मीर कासिम के बीच में और कंपनी के बीच में। इस समय तो देखिए 1763 हो चुका था, और 1763 तक आप देखोगे कुछ हद तक मीर कासिम अपनी जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, उसको थोड़ा बहुत डेवलप कर चुका था, बट फिर भी उसकी मिलिट्री इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि वो अंग्रेजों को टक्कर दे पाए। 1763 में जंग छिड़ जाएगी नवाब की आर्मी के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, और नवाब की आर्मी हार जाएगी। बहुत जगहों पे लड़ाई होगी, कटवा नाम की जगह है, मुर्शिदाबाद है, गिरिया है, मुंगेर है, सूती है, हर जगह पे लड़ाई होगी। मीर कासिम की आर्मी हार जाएगी। एंड में मीर कासिम को दिखेगा मैं हार चुका हूं, और मीर कासिम वहां से भाग जाएगा। दोस्तों मीर कासिम भाग के जाएगा कहां, मीर कासिम भाग के जाएगा अवध। अवध क्यों जाएगा आप देखिए, ये बंगाल की प्रोविंस से, बिहार से निकले तो कहां पहुंचे, अवध पहुंचे। तो अवध का नवाब था उस समय पे कौन, शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला के पास चला जाएगा मीर कासिम, और शुजा उद्दौला यहां पे करेगा मीर कासिम की मदद। ठीक है, शुजा उद्दौला मीर कासिम मदद करेगा, और साथ साथ मीर कासिम की एक और इंसान मदद करेगा। वो कौन है, वो था आपका मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो शाह आलम टू और शुजा उद्दौला, और साथ साथ जो थोड़ी बहुत आर्मी बची थी किसकी, मीर कासिम की, ये तीनों लोग मिल जाएंगे, और ये तीनों लोग मिलके ब्रिटेन के खिलाफ एक फ्रंट खोल देंगे। क्योंकि अब तक इनको ये समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिश हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अब तक समझने में काफी देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब तक बहुत ताकतवर हो चुके थे। और अब आएगा, शुरू होगा क्या, बैटल ऑफ बक्सर।
फाइनली देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर होगा। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ होंगी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस और दूसरी तरफ होंगी 3 लोगों की कंबाइंड फोर्सेस। मीर कासिम के जो थोड़े बहुत सोल्जर्स बचे थे वो होंगे, फिर आपका नवाब ऑफ अवध थे आपके शुजा उद दौला, और आपके मुगल एम्परर शाह आलम टू। अब देखिए, मीर कासिम की जो सेना थी, नवाब ऑफ अवध की सेना, शाह आलम टू की सेना, ये सेना ताकतवर थी, कमजोर नहीं थी। बट प्रॉब्लम थी कि इन तीनों में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं था, कभी इन्होंने साथ में जंगें लड़ी नहीं थी, कोई प्रॉपर मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल करी नहीं थी। वहीं पे अगर आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना देखो तो उसको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, एंड मेजर हेक्टर मुनरो वाज अ टेरिबल कमांडर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो इंडियन सेनाएं थी इनके कमांडर अच्छे नहीं थे, कमांडर अच्छे थे बट कोऑर्डिनेशन कम था। हेक्टर मुनरो वाज अ मतलब बहुत ही एफिशिएंट कमांडर था वो। 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल हुआ, काफी फाइट दी आपकी ये अंग्रेजी जो हमारी इंडियन फोर्सेस थी, उन्होंने इंग्लिश फोर्सेस को काफी फाइट दी। इंग्लिश फोर्सेस क्यों बोले दोस्तों, उस इंग्लिश फोर्सेस में भी इंडियन सोल्जर्स ही थे बट उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। तो आप देखोगे यहां पे बैटल हुआ और अंग्रेज जीत जाएंगे और आपकी जो इंडियन साइड है वो हार जाएगी, मीर कासिम हार जाएगा। और इस समय पे मीर कासिम की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। ना केवल मीर कासिम की दोस्तों, साथ साथ आप देखिए यहाँ पे शाह आलम टू मुगल एम्परर की सेना हार जाएगी। और जब मुगल एम्परर की सेना हारेगी तो पूरी की पूरी मुगल प्रेस्टीज चली जाएगी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की सेना हारी थी, तो एक प्रोविंस की सेना हारी थी। यहाँ पे मुगल एम्परर शाह आलम टू की सेना हार गई, साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रोविंस अवध की सेना हार गई और नवाब ऑफ बंगाल की सेना हार गई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डोमिनेशन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक मेजर स्केल पे, एक मैसिव स्केल पे शुरुआत होगी उसकी। अंग्रेजों को यह पता चल जाएगा कि अब हम पूरे इंडिया को जीत लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुगलों को अगर हरा दिया तो पूरे इंडिया की जीत अब पास है। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जब आप इसके प्रोविजंस को देखोगे तो इसके प्रोविजंस साफ साफ को ये चीज पता चलेगी कि ब्रिटिशर्स लूटने के मूड में ज्यादा थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी तो देखिए 2 ट्रीटीज होंगी यहां पे। अब नवाब और बंगाल तो हार गए, तो भैया मीर कासिम तो पिक्चर के बाहर ही चले गए। यहां पे 2 लोग पिक्चर में आए, एक तो अवध का नवाब, एक शाह आलम टू। तो पहले पिक्चर में कौन आया, नवाब शुजा उद दौला। नवाब शुजा उद दौला के साथ जब ट्रीटी साइन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इस ट्रीटी में एक मेजर रोल कौन प्ले कर रहा था, इस ट्रीटी में मेजर रोल कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव का जो एंड होगा वो एंड बहुत ही टेरिबल होगा। कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी के सिंस, अगर पाप बहुत बड़े हैं तो आपका अंत भी खतरनाक होगा। हालांकि अब ये हर केस में नहीं होता है, बट रॉबर्ट क्लाइव के केस में ऐसा हुआ। तो नवाब शुजा उद दौला के साथ जब रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी साइन की तो सबसे पहले नवाब शुजा उद दौला को बोला गया कि ये जो इलाहाबाद की प्रोविंस है, एक तो इलाहाबाद की प्रोविंस और एक कारा की प्रोविंस, तो इलाहाबाद और कारा का इलाका शाह आलम टू को दे दिया जाए, मुगल एम्परर को दे दिया जाए। तो भैया 2 इलाके छीन लिए गए। अभी शाह आलम टू को ये 2 इलाके क्यों दिए गए, शाह आलम टू भी तो हारे हैं यहाँ पे। तो आप लोग बोलोगे भाई शाह आलम टू को ये 2 इलाके क्यों दिए गए, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ 2 इलाके क्यों दिए गए। तो सबसे पहले इलाहाबाद और कारा छीन लिया गया शुजा उद दौला से। फिर शुजा उद दौला से बोला गया कि तुमने हमसे जंग करी है, तुमने जंग में इतना नुकसान कराया है, 50 लाख रुपए फाइन भरो, यानी 50 लाख रुपीज एर वॉर इंडेमनिटी भरो। तो भाई वॉर इंडेमनिटी मांगी गई नवाब शुजा उद दौला से। फिर बोला गया कि बनारस का एक जमींदार था जिसका नाम था बलवंत सिंह। इस बलवंत सिंह जमींदार से शुजा उद दौला ने इसके एस्टेट्स को छीन लिया था, इसकी जमीन को छीन लिया था। और ये बलवंत सिंह थोड़ा अंग्रेजों के करीब था, तो अंग्रेजों ने बोला कि बलवंत सिंह से जो तुमने ये बनारस की प्रोविंस छीनी है, ये बनारस का पहले बलवंत सिंह जमींदार था, तुमने इससे इसकी जमींदारी छीन ली है, इसकी जमींदारी बलवंत सिंह को वापस करो। तो ये सारे प्रोविजंस ठोक दिए गए किसके ऊपर, नवाब शुजा उद दौला के ऊपर। बाद में शाह आलम टू की बात करें तो दोस्तों शाह आलम टू के साथ क्या कहा गया, जब शाह आलम टू के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रीटी साइन की तो शाह आलम टू से सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि भैया ये जो इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद हम आपको किससे दिलवा रहे हैं, अवध के नवाब से, अब आप इस इलाहाबाद में रहेंगे, ठीक है।
आप इलाहाबाद में रहेंगे और इलाहाबाद में आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगी? आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखिए दोस्तों, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पे मुगल एम्परर को ह्यूमिलिएट नहीं किया। मुगल एम्परर से कहा कि चलिए भाई आप हार गए हैं, ये हम आपको इलाहाबाद दे रहे हैं, आप इलाहाबाद में रहिए, इलाहाबाद में अपना शाही कोर्ट चलाइए, आपके गुलाम उलाम बीवी ईवी सब वहां पे रहेंगी, बच्चे वहां पे रहेंगे, आप मजे करो, और मजे करने के लिए हम आपको पैसा भी देंगे। तो फिर शाह आलम टू से बोला गया कि आप हमको एक फरमान दीजिए और उस फरमान के थ्रू हमको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, ये पूरा ग्रीन रंग का इलाका है, ये जो प्रोविंस है इसकी दीवानी। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन राइट्स, रेवेन्यू राइट्स। तो शाह आलम से बोला कि आप हमें लिख के दीजिए फरमान में कि आप इन तीनों जगह की दीवानी हमको दे रहे हो और उसके बदले में हम आपको क्या देंगे? उसके बदले में देंगे हम आपको 26 लाख रुपए। तो इस 26 लाख को लीजिए, इलाहाबाद में रहिए, पैसा उड़ाइए, जो करना हो करिए, ठीक है। आपको हम ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी राजा हैं, आराम से इलाहाबाद में रहकर राज करिए। आपको 26 लाख रुपए बैठे बैठे पहुंच जाएंगे, ये तीनों जगह की टैक्स कलेक्शन पावर हमें दे दीजिए। अब देखिए, बहुत रिच प्रोविंस थी ये, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की इतनी रिच प्रोविंस थी, इतना तगड़ा यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, पूरे इंडिया का एक्सपोर्ट यहां से जाके होता था। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज अंग्रेजों ने यहां से ले ली थी, और बदले में दिया क्या? केवल 26 लाख रुपए। फिर एक और यहां पे बड़ी खास बात है दोस्तों, अंग्रेज बहुत शाणे थे, बहुत दिमाग वाले थे। एक चीज होती है निजामत फंक्शन, एक तो मैंने आपको बताया दीवानी फंक्शन। दीवानी फंक्शन में क्या होता है भैया? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, जो भी पैसा है वो हम कलेक्ट करेंगे। एक होता है निजामत। निजामत में क्या होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में लगती है ना चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस का काम होता है, मिलिट्री का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कोर्ट वगैरह चलती है, उनमें खर्चा होता है। तो निजामत फंक्शन भी तो करने हैं, निजामत फंक्शन में भी तो खर्चा होगा। तो इस बिहार, बंगाल और उड़ीसा का निजामत कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे एंट्री होगी किसकी? यहां पे एंट्री होगी डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की। और इस डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में निजामत फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शंस हैं उसको सीधे सीधे कंपनी ने अपने अंदर नहीं लिया। मतलब कंपनी ने बोला कि ये मिलिट्री में और पुलिस फंक्शंस में और कोर्ट को एडमिनिस्टर, कोर्ट जो जस्टिस देंगे, कोर्ट्स को सेटअप करने में जो भी खर्चा आएगा, इसके हम आपको इनडायरेक्ट मदद करेंगे, लेकिन उस मदद के लिए आपको 53 लाख रुपया मुझे देना होगा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। तो सोचिए दोस्तों, इस पूरे इलाके से जो भी पैसा आ रहा था, उस पैसे में से 26 लाख रुपए जाएंगे आपके मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास। उसके अलावा 53 लाख रुपए जो निजामत के थे वो सीधे सीधे ब्रिटेन काट के अपने पास रख लेगा। तो बचेगा ही क्या? सिर्फ 26 लाख रुपए बोला गया कि मुगल एम्परर को दे दिए जाएंगे। बाकी जितना भी पैसा इन प्रोविंसेस से आएगा सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्लाइव बहुत शाना था। क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव चाहता तो इस अवध पे कब्जा कर सकता था, बहुत आराम से कब्जा कर सकता था अवध पे। लेकिन अगर क्लाइव अवध पे कब्जा कर लेता तो अवध पे मराठास का अटैक हो सकता था, अवध पे नॉर्थ वेस्ट से अटैक हो सकता था। तो अगर अवध पे क्लाइव कब्जा कर लेता, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेती, तो मान लीजिए अफगान का अटैक होता या मराठास का अटैक होता या मान लीजिए किसी और भी क्लास का अटैक होता, तो उस केस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती, और आर्मी डिप्लॉय करने का मतलब है खर्चा करना। ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं चाहता था। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि अवध एक बफर स्टेट की तरह रहे, यानी अवध के नवाब को, जो अवध के नवाब की इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी वो छीन ली, बची कुछ प्रोविंस अवध के नवाब को दे दी और अवध के नवाब से कहा कि आप रूल करो। तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से कोई अटैक करता है तो सबसे पहले अवध पे अटैक करेगा, बंगाल बाद में आएगा। तो अवध एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा, इसलिए अवध को एनेक्स नहीं किया। नहीं तो इतनी बुरी तरीके से हराया था अंग्रेजों ने कि अवध को चाहते तो वो एनेक्स भी कर सकते थे दोस्तों। और शाह आलम टू के साथ इन्होंने अरेंजमेंट क्यों किया? शाह आलम टू के साथ इन्होंने अरेंजमेंट इसलिए किया दोस्तों, चूंकि वो मुगल एम्परर था। एक होता ना कि लोगों के दिमाग में मुगल एम्परर की यादें थी कि भाई अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था। उस समय पे लोगों को पता था ये शहनशाह है। अब शाह आलम टू थे, वीक रूलर थे। अब शहनशाह तो थे नहीं, इनके पास ताकत तो बची नहीं थी, पर लोगों के दिमाग में तो था कि भाई मुगल हम पे राज करते हैं। तो लोगों के दिमाग में जो चीज है कि भाई मुगल्स हमारे राजा हैं, उस चीज का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने क्या किया कि एक रबर स्टैंप ले ली।
एक फॉर्मल अप्रूवल ले लिया। मतलब अब अंग्रेज बोलेंगे कि हमें तो मुगल एम्परर ने दीवानी दी है, हमें तो मुगल एम्परर ने ये हक दिया है, तो अब हम इस जगह के राजा हो गए। और आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जबरदस्त पॉलिटिकल गेन्स होंगे कंपनी को। कंपनी ने ह्यूमिलिएट भी नहीं किया इंडियन ताकतों को, उनको हरा के उनके रिच प्रोविंसेस भी ले ली, उनसे पैसा भी लिया, ठीक है, और उसके बाद अपने राज को उन्होंने पॉलिटिकली जस्टिफाई भी कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव बहुत दिमाग से यहाँ पे खेलेगा। और खास बात है दोस्तों, क्लाइव यहाँ पे एक हीरो बन के सामने आएगा। कैसे? जब बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव जीता था, उस समय पे उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ बहुत सारी धोखाधड़ी की थी, चालाकी की थी, गद्दारी करवाई थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में डिसीजिवली अंग्रेजी फोर्सेस ने इन तीन की फोर्सेस को हराया। तो यहां पे इंग्लैंड में क्लाइव एक, आप कह सकते हैं कि एक मैजिकल फिगर की तरह बन के सामने आएगा, एक लीडर की तरह बन के सामने आएगा। अंग्रेज में, इंग्लैंड में हर जगह क्लाइव क्लाइव हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर जगह क्लाइव क्लाइव हो रहा था, ठीक है। वहीं आप देखोगे मीर कासिम की हालत बहुत खराब हो गई। मीर कासिम ने अपनी पूरी जिंदगी बाकी घूमते घूमते इधर उधर बंजारों की तरह काटी, और बाद में वो खत्म हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। जून 1777 में वो खत्म हो गया। वो मरा नहीं, बट उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। सोचिए, कहाँ आप बंगाल के नवाब थे, राजा की तरह वहां बैठते थे, सब आपको आके हुजूर हुजूर बोलते थे, और एकदम से आप सड़क पे आ गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सड़क पे ले आई। अब देखते हैं डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो आपको यहां पे सीन दिख रहा है, ये क्या है? ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के वो कागजात हैं जिनके थ्रू आपकी शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम के टूके से उन्होंने फरमान लिया था, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। ये आपकी फोटो है मीर कासिम, ये बैठे हैं आपके मीर कासिम। बाद में इनकी हालत बहुत खराब हो गई, इनका अंत काफी खतरनाक हुआ। अब आते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे आने से पहले कुछ बात करते हैं, देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव देखिए दोस्तों, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डिप्लॉय हुए, जब इनकी पोस्टिंग हुई, तो ये एज अ क्लर्क थे, बहुत मिनियल पोस्ट पे थे, बहुत नीचे की पोस्ट पे थे। लेकिन एज अ क्लर्क रिजाइन करके इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलिट्री ज्वाइन की, और मिलिट्री के बाद एक टेरिबल कमांडर, एक श्रूड और कनिंग लीडर होता है ना, एक श्रूड डिप्लोमैट होता है, उसकी तरह सामने आए। कहा जाता है इनके टक्कर का एक ही इंसान था, वो था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्लाइव के सामने इसलिए हार गया क्योंकि डुप्लेक्स को फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उससे सपोर्ट नहीं मिला। फ्रांस की गवर्नमेंट ने डुप्लेक्स को सपोर्ट नहीं दिया, बट क्लाइव को अंग्रेजी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, और क्लाइव बिल्कुल यहां तरखाट मचा के रख देगा। लेकिन आप देखोगे दोस्तों, जब क्लाइव यहां से वापस जाएगा, उसके खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरी खोल दी जाएंगी, करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। क्लाइव मतलब इन केसेस को लड़ते लड़ते क्लाइव के काफी पैसे खत्म हो जाएंगे। पर एक्चुअली में आप देखोगे, जब बंगाल पे कब्जा कर लिया ना अंग्रेजी फोर्सेस ने, भाई क्लाइव ने बेहिसाब पैसा कमाया, गजब का पैसा कमाया, इमेजिन नहीं कर सकते थे इतना पैसा कमाया। बाद में इस पैसे को जब उसने कमाया ना, तो अंग्रेजी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जलने लगे क्लाइव से। सोचिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग रॉबर्ट क्लाइव से जल रहे थे कि भाई ये कैसे पैसा कमा रहा है, ये करप्शन कर रहा है, ये धोखाधड़ी कर रहा है, धांधली कर रहा है, इसके ऊपर केस चला दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही धांधली कर रही थी, तो ब्रिटिश लॉर्ड क्लाइव पे क्यों केस चल रहा है? लॉर्ड क्लाइव पे केस इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां के जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे, उनसे ये हजम नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे इतना पैसा कमा ले गया। तो जब ये इंग्लैंड वापस जाएगा, इसके ऊपर केस चलेगा। आप देखोगे क्लाइव का जो एंड है ना दोस्तों, काफी खतरनाक हुआ है। अभी आप यहाँ पे किताब में देखोगे तो किताब में लिखा हुआ है कि क्लाइव ने सुसाइड किया, ठीक है। लेकिन मतलब 1774 में क्लाइव की मृत्यु हुई थी, तो इस किताब में लिखा है कि इसने सुसाइड किया। हालांकि जब विकिपीडिया में पढ़ेंगे और दूसरे सोर्सेज में पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइव की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उस तबीयत खराब के चलते उसको बहुत दर्द हो रहा था, कुछ गाल ब्लैडर में स्टोन्स थे इसके शायद, तो उसके चक्कर में उसको बहुत दर्द होता, तो इसने खंजर लिया और अपने गर्दन पे चला लिया ताकि ये मर जाए, चूंकि ये दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि इसने इतना ज्यादा अत्याचार किया था इंडिया में कि ये उस अत्याचार को अपने दिमाग में सेटल नहीं कर पा रहा था, ये अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, इसलिए इसने अपनी गर्दन पे चाकू करा लिया और अपने आप को मार लिया। अब एक्चुअली में क्लाइव क्यों मरा ये कोई भी नहीं जानता है, बट इसका अंत बड़ा खतरनाक था। आप देखेंगे क्लाइव गवर्नर रहा है 2 स्टेंट में। एक तो 1757 से लेकर 1760 में वो इंडिया में गवर्नर ऑफ बंगाल रहा है, फिर 1765 से लेकर 1767 में वो गवर्नर ऑफ
बंगाल रहा है और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर उसने बंगाल को एडमिनिस्टर किया है। अब बात यह आती है कि डुअल गवर्नमेंट के अंदर उसने बंगाल को एडमिनिस्टर किया है, तो डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? अभी डुअल गवर्नमेंट पे भी आते हैं। एक और छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों। मीर कासिम के साथ जब ब्रिटेन की जो ऑफिसर्स थे, जब उनकी बननी बंद हो गई और इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह सी होने लगी, तो उस समय आप देखोगे कि मीर कासिम भाग गया और जो नवाब था अवध का शुजा-उद-दौला उसके पास चला गया। तो उस समय पे पहले मीर जफर को हराया था। मैंने आपको पिछली वीडियो बनाया था कि मीर जफर था, मीर जफर को हटा के मीर कासिम को बैठाया गया था। जब मीर कासिम बेलिजरेंट हो गया तो अंग्रेजों ने फिर से मीर जफर को गद्दी पर बैठा दिया और जैसे ही मीर जफर गद्दी पर बैठेगा वो सब कुछ ब्रिटेन के हिसाब से करना पड़ लगेगा। फिर आप देखोगे बैटल ऑफ बक्सर होगा। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम की फोर्सेस हार जाएंगे और जैसे ही मीर कासिम की फोर्सेस हारेंगी, मीर जफर क्या करेगा? मीर जफर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी हमें 3 डिस्ट्रिक्ट दो। तो भाई मिदनापुर, फिर बुर्दवान और फिर चित्तागोंग। तो मिदनापुर, बुर्दवान और चित्तागोंग की पूरी कमांड है वो अंग्रेजों के हाथ में दे दी गई। और अंग्रेजों ने क्या बोला कि आपकी आर्मी, मतलब हमारी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए आप मिदनापुर, बुर्दवान और चित्तागोंग, बहुत बड़े इलाके थे दोस्तों ये पूरे के पूरे इलाके अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिए। फिर अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री ट्रेड भी मिल गया। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टैक्स लगाया गया अंग्रेजों पे, वो था 2% का ऑन सॉल्ट। वो बिल्कुल ना के बराबर था, बस कहने के लिए हो गया कि हाँ भाई टैक्स लगाए। फिर आप बाद में देखोगे मीर जाफर की मृत्यु होती है और उसका माइनर सन नजीब उद दौला को नवाब अपॉइंट किया गया। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के पास दोस्तों ताकत किसके पास आ गई? ब्रिटेन के पास। अब देखिए, यहां पे आप बोलोगे कि भाई अभी अभी तो आपने बताया कि दीवानी राइट्स मुगल एम्परर ने दे दिए, तो भाई ये आपका मीर जाफर कहां से सीन में आ गया? देखिए, सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पे आप मुगल एम्परर को खुश कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो मीर जाफर को भी खुश करोगे ना। मीर जाफर नवाब है, ठीक है ना, उस नवाब के लिए लोगों के दिल में इज्जत है, तो लोगों की इज्जत को भी जीतना है ना। लोग आपके खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एकदम ह्यूमिलिएट नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा करके खुश करती रहती थी। तो उसने नवाब को खुश किया, तो भले उसने नवाब से मिदनापुर, बुर्दवान और चित्तागोंग ले लिया, लेकिन नवाब को बोला कि ठीक है हम आपको ड्यूटी देंगे, आप नवाब है, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपको ड्यूटी देंगे, हम नमक पे 2% की ड्यूटी देंगे। तो नमक पे 2% की ड्यूटी ना के बराबर थी। फिर आप बाद में देखोगे जब मीर जफर की मृत्यु होगी तो उसका बेटा नजीब उद दौला गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ना मीर जाफर के पास ताकत थी 1764 के पास बाद, और ना ही नजीब उद दौला के पास ताकत थी 1764 के बाद। क्यों? क्योंकि अब दीवानी तो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी और निजामत तो मीर जाफर के हाथ में थी। निजामत आपकी नजीब उद दौला के हाथ में थी जो कि मीर जाफर का बेटा था। लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास थी? एक्चुअल पावर थी नायब सूबेदार के पास। और ये नायब सूबेदार कौन अपॉइंट करता था? ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी। डॉयल गवर्नमेंट का पूरा लॉजिक ही दोस्तों यही है। डॉयल गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि भाई हमें दीवानी दे दो, तो दीवानी तुमने हमको दी तो पैसा हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन निजामत फंक्शंस को बोला गया कि भाई निजामत फंक्शंस नवाब करेगा। लेकिन नवाब को निजामत फंक्शन करने में मदद कौन करेगी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कैसे करेगी? नायब सूबेदार को अपॉइंट करके। लेकिन सारी ताकत इस नायब सूबेदार के पास है। ना मीर जाफर के पास पहले कोई ताकत थी और ना ही मीर जाफर के बेटे नजीब उद दौला के पास कोई ताकत थी। पूरी की पूरी ताकत नायब सूबेदार के पास थी। तो ब्रिटेन ने सीधे सीधे ताकत क्यों नहीं ली? ब्रिटेन ने सीधे सीधे ताकत इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। ना वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे, ना वो जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे, ना ही वो किसी तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे। उनको केवल एक चीज से मतलब था और वो था पैसा। हमें भैया पैसा दे दो, ठीक है, निजामत में हम तुम्हारी मदद कर देंगे। और निजामत में भी मदद फ्री फंड में थोड़ा कर रहे थे, 53 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे फॉर्मली निजामत के लिए। बताया ना मैंने आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, देखिए जाके 53 लाख रुपए का चार्ज रखा अंग्रेजों ने कि भैया निजामत जो हम करवा रहे हैं डेप्यूटी सूबेदार के थ्रू, इसके लिए हमें 53 लाख रुपया दो। बहुत बड़ा अमाउंट था 53 लाख रुपया। तो आप देखोगे लोगों को लग रहा है कि निजामत कौन कर रहा है? नवाब कर रहा है, बट एक्चुअली में निजामत कौन कर रहा है? डेप्यूटी सूबेदार कर रहा है। और डेप्यूटी सूबेदार से करवा कौन रहा है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी करवा रही है।
अब लोगों के लिए तो दोस्तों देखो यहां पे बवाल हो गया। कैसे हो गया कि भाई लोगों से दम से पैसा वसूलने लगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भैया पैसा पे पैसा, एग्रीकल्चर पे तगड़ा टैक्स लगाया गया, लोगों को चूस लिया गया। तो पैसा तो मांग रहे हो, लेकिन जस्टिस दे रहे हो क्या उनको? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो रहा है क्या? पुलिस फंक्शंस अच्छे हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं ना। अब नवाब को मतलब है कि भैया नीचे लोग कैसे रह रहे हैं, ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब है। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे से मतलब है, नीचे लोग कैसे रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो लोग कुछ बवाल करेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगी नवाब से? भाई आप करो काम, आप काम करोगे। नवाब बोलेगा मैं क्या करूं, सब कुछ तो डेप्यूटी सूबेदार कर रहा है, तो डेप्यूटी सूबेदार को तो आपने अपॉइंट किया है। तो इस तरीके का ये लोग करते थे दोस्तों। ठीक है ना, ब्रिटेन को हर चीज पे कंट्रोल चाहिए था, पर ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था। तो निजामत फंक्शन उसने दिखा दिया कि नवाब कर रहा है, जबकि कर कौन रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। ठीक है, और ब्रिटेन क्यों कर रहा था? उसके लिए उसको 53 लाख रुपया मिल रहा था, तो वो भी तो चाहिए। भाई इस सिस्टम ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी, हालत खराब हो गई लोगों की, भूखे मरने लगे लोग, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया। ना नवाब को कोई मतलब है लोग कैसे रह रहे हैं, ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब है लोग कैसे रह रहे हैं। नवाब मीर जाफर, बाद में नजीमुद्दौला, नजीमुद्दौला बन रहा है, मेरे पास कोई ताकत है ही नहीं, ना वो काबिल। नजीमुद्दौला ने बोला कि भैया मुझे पैसे दे दो, मैं तो अपना नाच वाच देखूंगा, हुक्का पीऊंगा, मुझे मतलब नहीं लोग कैसे मर रहे हैं। लोगों की हालत खराब, भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने को ही नहीं बचा उनके पास, इतने बुरे हालात। अच्छा, दीवानी कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको अपॉइंट किया? तो आप देखिए यहाँ पे दीवानी कलेक्ट करने के लिए 2 डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किए गए। एक डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया गया बंगाल रीजन के लिए, एक बिहार रीजन के लिए। बंगाल रीजन के लिए जो डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया गया उसका नाम था मोहम्मद रेजा खान। ठीक है, इस मोहम्मद रेजा खान को डेप्यूटी सूबादार का भी दर्जा दिया गया। ये डेप्यूटी सूबादार की तरह भी काम करता था, मतलब हल्के फुल्के निजामत फंक्शंस भी देखता था ये। वहीं पे आप देखोगे कि बिहार का डेप्यूटी दीवान किसे अपॉइंट किया गया? राजा सितब रॉय, और इनको दिया जाता था टारगेट। तो राजा सितब रॉय को और मोहम्मद रेजा खान को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी टारगेट देती थी, मुझे तो इतना पैसा चाहिए, पैसा लाके दो। और ये जाके भाई लोगों को मारते थे, चूसते थे, कहते थे पैसा दो। एग्रीकल्चर क्लास की तो कमर तोड़ दी इन लोगों ने। ठीक है, किसके लिए? अंग्रेजों की पैसों की भूख को मिटाने के लिए। तो ये था दोस्तों इसका पूरा एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडेयार डायनेस्टी के बारे में, मैसूर डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे हैदर अली कैसे उठा, टीपू सुल्तान कैसे उठा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये 2 ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने थोड़ा बहुत इंडिया के लेवल को उठाया है। ठीक है, मराठास के बाद अगर आप बात करें तो मैसूर डायनेस्टी वाज अ बिग रेजिस्टेंस टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो इतने छोटे से इलाके में लिमिटेड थे कि वो माइटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को झेल नहीं पाएंगे, एंड में हार जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।